नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, साइंस के पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने केमिस्ट्री के 50 प्रश्नों को देखा था। आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री के ही 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। दो तत्व कैल्शियम, जिसकी परमाणु संख्या 20 होती है, और आर्गन, जिसकी परमाणु संख्या 18 है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। तो ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? यहाँ देखिए, द्रव्यमान संख्या 40 दोनों की सेम है, भार सेम है, तो उसे समभारिक कहा जाता है। इंग्लिश में इसे आइसोबार कहते हैं। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों की खाली स्थान कहा जाता है, उसे कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम की परमाणु संख्या है 13, तो इसे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखेंगे तो इस तरह से आएगा 283। तो इसके सबसे अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इसे कहेंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ये उच्चतम ऊर्जा स्तर है, सबसे लास्ट सेल। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसकी संयोजकता होती है, उसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? यह निर्भर करते हैं तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? ये की थी हेनरी बैकरेल ने। रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? यह है क्यूरी। रेडियो धर्मिता नापी जाती है किससे? गीगर मूलर काउंटर से इसका मापन किया जाता है। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? उसे सीसा के बने पात्र में रखना चाहिए। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ये अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है बीटा में। अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है, और गामा न्यूट्रल होता है। इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा किरणों की। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? संभारिक उत्पन्न होते हैं बीटा किरणों के उत्सर्जन से। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन, द्रव्यमान या आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है? किस कण के निकलने से कोई परिवर्तन नहीं होता है? ऐसा होता है गामा के उत्सर्जन से। गामा के उत्सर्जन से उस पदार्थ में ना ही द्रव्यमान में कमी होती है और ना ही आवेश में। अल्फ़ा, बीटा, गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होगी? सबसे ज़्यादा वेधन शक्ति होती है गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फ़ा की। न्यूनतम पारगम्य शक्ति यानी कि वेधन क्षमता न्यूनतम किसकी होगी? अल्फ़ा की, और अधिकतम किसकी होगी? गामा की। अल्फ़ा कण में क्या होते हैं? अल्फ़ा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स खाली स्थान होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल धनावेशित होते हैं और यह बिल्कुल हीलियम के केंद्रक जैसा होता है। अल्फ़ा कण में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं। इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? यह होता है हीलियम के एक परमाणु के बराबर। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? बीटा किरणें नेगेटिव होती हैं और यह केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। गामा किरणें किससे बनी होती है? गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? नाभिक का ना तो द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? रेडियो सक्रिय तत्व है प्लूटोनियम। इससे परमाणु बम बनाया जाता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त होती है। जीवाश्म की आयु। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं, और चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? इसमें C614 का प्रयोग किया जाता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय, यह पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाएगा? नहीं। पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिनों में होगा? ये भी नहीं। पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में होगा। ये सही है। इसे देखिए, ऐसे समझते हैं। कह रहा है कि एक पदार्थ है, उसका 10 दिन अर्ध आयु है। मान लीजिए कोई 100 ग्राम का रेडियोधर्मी पदार्थ है, 10 दिन उसका अर्ध आयु है, तो 10 दिन में वह 50 ग्राम बचेगा और 50 ग्राम विघटित हो जाएगा। अब अगले 10 दिनों में क्या होगा कि ये जो 50 ग्राम था
उसका अब आधा होगा, ना कि 100 का ही आधा चलते रहेगा। तो 100 ग्राम था तो 100 ग्राम से 50 ग्राम आया, तब अगला 10 दिनों में 50 ग्राम से 25 ग्राम फिर डिसइंटीग्रेट होगा, विखंडित होगा। टोटल कितना विखंडित हो गया? 75 ग्राम। अब बचा हुआ कितना है? 25 ग्राम। तो एक भाग बचा हुआ है और 3 भाग विखंडित हो चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/4 भाग विघटित हो गया है और 1/4 भाग बचा हुआ है। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? अब देखिए 1 ग्राम का है, 70 दिनों का उसका आधा जीवन काल है, यानी कि 70 दिन बाद वह कितना बचेगा? 0.5। ठीक है। अब फिर 70 दिनों के बाद क्या बचेगा? वो 0.25 ग्राम। तो 70 और 70 कितना हो गया? 140 दिन। तो 140 दिनों के बाद वह 0.25 ग्राम बचेगा। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? ये भी सेम क्वेश्चन है। जैसे 1 ग्राम का आधा हुआ 0.50 और फिर 5 का आधा हुआ 0.25। उसी तरह से यहाँ पे 25% का मतलब भी वही हुआ कि 100%, फिर उसका आधा 50%, फिर उसका आधा 25%। तो 1600, तो पहला हाफ होने में 1600 वर्ष लगा और फिर दूसरा हाफ होने में 1600 वर्ष लगा। तो इस तरह से 3200 वर्ष। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन है? इसमें प्रयोग किया जाता है फास्फोरस 32। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोल्ड 198, रेटिना 200 का उपचार। ये गलत है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, यह गामा किरण उत्सर्जित करता है। इसे सुमेलित करना है। यूरेनियम का मिलाइए नाभिकीय ईंधन से। तो A का 4 हो गया, A का 4 और A का 4। कोबाल्ट का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में, और आयोडीन का उपयोग होता है घेंघा रोग गलगंड के उपचार में, और रेडियम का समस्थानिक का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 सी आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? यह होता है विखंडन अभिक्रिया से। परमाणु विखंडन खाली स्थान प्रक्रिया है। परमाणु विखंडन में क्या होता है? भारी नाभिक टूटकर हल्के अणु में, हल्के नाभिक में विखंडित होते हैं। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया। अभिकथन: परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। कारण: वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। कथन और कारण दोनों सही है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। अनियंत्रित, ध्यान दीजिएगा, नियंत्रित नहीं करेंगे। नियंत्रित का प्रयोग हम लोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? ये नाम थे लिटिल बॉय और फैटमैन। लिटिल बॉय गिराया गया था 6 तारीख को और फैटमैन गिराया गया था 9 तारीख को। वर्ष 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? नागासाकी पे 9 तारीख को गिराया गया था, जिसमें कि प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम को। न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में क्या होता है? नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है कि हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण कर रहे हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकल रही है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। परमाणु बम है तो अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, और हाइड्रोजन बम है तो भी अनियंत्रित, बस यहाँ संलयन अभिक्रिया करेंगे। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? हाइड्रोजन बम विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किया था एनरिको फर्मी ने। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड
जो कि कैडमियम की रड होती है, क्या काम करती है? इसका काम होता है चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। ये कैडमियम की रड का प्रयोग करते हैं हम। नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? इसकी मूल प्रक्रिया है विखंडन। नाभिकीय रिएक्टरों में भी परमाणु विखंडन की प्रक्रिया होती है। अगला है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? वहाँ द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? उसके लिए कैडमियम के रड का भी प्रयोग किया जाता है और बोरॉन के भी रड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? मंदक का काम करता है भारी जल। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का भी प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना मंदक के रूप में। ये न्यूट्रॉन की गति को कम करते हैं ताकि चेन रिएक्शन की अभिक्रिया थोड़ी धीमी हो, मंद हो। किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? भारी जल होता है हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यहाँ हाइड्रोजन के जगह पे हाइड्रोजन का ये पानी का फॉर्मूला H2 होता है, लेकिन इसमें H2 के जगह पे D2 होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये थे दोस्तों केमिस्ट्री से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। ये सब प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, इसलिए इन वीडियोस को आप 2-3 बार देख लें ताकि अच्छे से ये क्वेश्चंस याद हो जाएं और एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साइंस के अगले वीडियो में हम बायोलॉजी के 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।